सेवा, सुरक्षा व सुशासन की नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो 8 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, 2017 से आज 2025 आ चुका है। क्या बदलाव प्रदेश में हुआ है और क्या बदलाव हमारे शहर में और हमारी विधानसभा में हुआ है, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप हमारे पत्रकार बंधुओं को पहले तो मैं स्वागत भी करूंगा और अपने विचार भी रखना चाहता हूं। कहीं ना कहीं आज हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज 2014 में का वो दिन याद है जब देश में मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी। आप सबको भी याद होगा, स्मरण होगा निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का या सरकारों का अच्छे और बुरे का मापदंड या चुनाव का मापदंड विकास होता है और विकास के मापदंड पे, सुरक्षा के मापदंड पर, आवश्यक जरूरतों के मापदंड पर कहीं ना कहीं ये सरकार 100% अंकों के साथ में काम करती हुई दिख रही है। जहां तक हम बिठूर विधानसभा की बात करें तो बिठूर विधानसभा एक लंबी चौड़ी विधानसभा जो गंगा जी के किनारे से शुरू होती है और फतेहपुर जनपद तक, और मैं तो कहूं कि जमुना जी के किनारे तक ये विधानसभा जाती है। जब ये विधानसभा हमको मिली थी, पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, टूटी हुई सड़कें, रास्ते चलने लायक नहीं थे। आज मुझे तो स्मरण है कि यही किसान नगर विधुनु मार्ग जो पहले 2-2 घंटा, 1.5 घंटा लगता था, आज सबसे सुंदर मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, बनकर के तैयार। वो 2017 में ही जैसे हम विधायक बने थे, 6 महीने के भीतर ही सबसे पहली सड़क हमने उसको बनवाने का काम किया। आपको याद होगा कल्याणपुर बिठूर का मार्ग इतना जर्जर मार्ग था जो हम लोग मंदना से घूम करके आते थे, कल्याणपुर से बिठूर का रास्ता नहीं तय कर पाते। आज 2017 में विधायक बनने के बाद 6 महीने के भीतर ही हमने इस मार्ग को भी बनवाने का काम किया, जिसकी गुणवत्ता को आज भी आप लोग देख सकते हैं कि 2017 से 2025 आ चुका है और ये मार्ग में आज भी आपको एक भी गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, जबकि सबसे ज्यादा संचालन वाला मार्ग ये है। इसके अतिरिक्त हमारे बिठूर को जोड़ने वाले सभी मार्ग, चाहे चौबेपुर बिठूर मार्ग हो, इस मार्ग में भी आप नहीं कर सकते थे। मंदना बिठूर मार्ग चौड़ीकरण भी हुआ और एक नई खुशखबरी भी है कि हमने चौबेपुर बिठूर होते हुए पलियर जाने वाले मार्ग को 4 लेन स्वीकृत करा दिया है, जिसका जियो आज या कल तक आ जाएगा, जिसका टेंडर भी हो गया है। इस चौबे अपना ये कल्याण मंदना बिठूर और बिठूर से परियर शनिदेव मार्ग चौराहा होते थे, ये 4 लेन मार्ग बनेगा। इसके अतिरिक्त आप खेरेश्वर मंदिर जाने वाला मार्ग बहुत खराब था, आज आप देख रहे हैं काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त आप मंदना टिकरा मार्ग एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर के खड़ी हुई थी। उस मार्ग में क्योंकि बगावत हो चुकी थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को मानने का काम किया। आज 14 करोड़ की लगभग लागत का वो टेंडर भी हो चुका है और काम भी शुरू हो चुका है। कल पहला काम टिकरा में शुरुआत कर दी हुई है। इसके अतिरिक्त हमारा भौती से भौती खेड़ा और सुरार होते हुए दूर भूल जाने वाला मार्ग, जिस मार्ग पे चलना ही मुश्किल था और 2022 के चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मार्ग हमको दे करके उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी। उसके अतिरिक्त आप जब भौती से भीमचंद को जाते हैं और कलाकुरवा जाने वाला मार्ग आप देख सकते हैं, सबसे सुंदर और चौड़ीकरण के साथ वो मार्ग बनकर के तैयार है। आप रमाईपुर से सतेंडी नहीं आ सकते थे, सतेंडी से दरभंगतपुर नहीं जा सकते थे, भावपुर नहीं जा सकते थे, आज 55 करोड़ की लागत का वो मार्ग बनकर के तैयार है। आज आप साड़ से घाटमपुर जाने वाला मार्ग, साड़ से जहानाबाद जाने वाला मार्ग बनकर के तैयार है। आज नरवल तहसील से पूर्णी जाने वाला आखिरी होते हुए मार्ग बनकर के तैयार है। इसके अतिरिक्त एक बहुत प्रतीक्षित मार्ग हमारा चकेरी पाली कुनौली, जो मार्ग हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, वो भी स्वीकृत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, जिसका टेंडर भी हो गया है और 2-4 दिनों का काम शुरू होने जा रहा है। मेरा यही कहना है इन मार्गों को गिनाने से, ऐसे तो बहुत से मार्ग नेता पूरी सूची है, कई 100 करोड़ के काम हमने बिठूर विधानसभा में कराए हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज तक जो भी काम हमने बिठूर विधानसभा के लिए तत्कालीन डिप्टी सीएम PWD मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी से कहे उन्होंने भी किए
और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब से ये विभाग है तब भी वो विधानसभा के लिए तत्कालीन डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी से कहे, उन्होंने भी किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब से ये विभाग है तब भी वो लगातार बिठूर के सम्मान के लिए, बिठूर के विकास के लिए मार्गों के माध्यम से वो निश्चित रूप से अनेकों कार्य हमको दे चुके हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान के रूप में देखा जा रहा है कि बिठूर विधानसभा में इतने ज्यादा जो काम हमारे हुए। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे पुल थे जो जर्जर हो चुके थे, जो एक आने वाले समय में उनसे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। चाहे हमारा महरवाल सिंहपुरवा वाला पुल हो, चाहे हमारा शाह जाने वाला दरगाही लाल पुल हो, और या हमारा सचौली में जो एक पुल है जो नरवल और सचौली और हमारे क्षेत्र को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाराज जी के क्षेत्र को जो जोड़ता है वो पुल हो। इसके अलावा चाहे बीगन खेड़ा का पुल हो, ये सब पुल भी हमारे कार्यकाल में बन रहे हैं और बन चुके हैं। तो ये जहाँ तक बात हम रोडों की करें, तो जहाँ तक ये बड़े बड़े काम मैंने गिनाए हैं, इसके अतिरिक्त तो चाहे जिला पंचायत हो, चाहे हमारी नगर पंचायत हो, या हमारी विधायक निधि हो, या अन्य किसी व्यवस्थाओं से, किसी मदों से अगर धन लाने का प्रयास हमारे माध्यम से होता है करके हम क्षेत्र में विकास की धारा को पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सड़कों के अलावा बिजली की जब हम बात करते हैं, जब हमको बिठूर विधानसभा 2017 में जब हम विधानसभा क्षेत्र में घूमते थे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था, कम से कम 200 ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी। खंबा एक मुद्दा होता था, बल्ब एक मुद्दा होता था। लोग कहते थे कि हम आपको वोट देंगे लेकिन हमारे गांव में आप बिजली पहुंचा दीजिएगा। और एक विधायक होने के नाते ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, लेकिन आज मैं गर्व के साथ आपके लिए कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो सौभाग्य योजना रही, जिससे आज मेरी विधानसभा में 200 वो गांव जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था, आज हम विद्युतीकरण करा चुके हैं, वहां लाइट पहुंच चुकी है। आज उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में 18 घंटे अनवरत निर्बाध बिजली वहां पे प्राप्त हो रही है, जिससे वहां का पूरा वातावरण, वहां का माहौल, वहां का जीवन स्तर बदल चुका है। इसके अतिरिक्त बहुत से एक समस्या रहती थी, ट्रांसफार्मर फूटता था, एक एक हफ्ते बदला नहीं जाता था, 10-10 दिन बदला नहीं जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना लाई कि अगर कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति जो इस समस्या से जूझ रहा है, अगर उसने टोल फ्री नंबर दबा दिया, हम लोगों से भी कहने की जरूरत नहीं है, वहां 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदला जाता है। ये क्रांतिकारी योजना ला करके हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या बिजली की रहती थी उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और खास तौर पर पूर्व की सरकारों में नौकरी में तो भेदभाव होता था, कामों में, विकासों में भेदभाव होता था, मार्ग निर्माण में भेदभाव होता था, यहाँ तक कि बिजली भी देने में भेदभाव होता था। आपको याद होगा कन्नौज में बिजली ज्यादा आती थी, इटावा में ज्यादा आती थी, सैफई में ज्यादा आती थी, यहाँ तक कि जाती नहीं थी। लोग, बहुत से ऐसे भी लोग थे जो बिजली का बिल भी नहीं देते थे। लेकिन वहीं बड़े बड़े मुख्य जो टैक्स पेयर क्षेत्र हैं वहां पर बिजली में कटौती की जाती थी। आज अगर काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर काशी को जितनी बिजली मिल रही है उतनी बिजली आज हमारे कानपुर को भी मिल रही है। आज अगर गोरखपुर में, अगर वहां के प्रतिनिधि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर गोरखपुर को जितनी बिजली मिल रही है उतनी बिजली आज इटावा, सैफई, मैनपुरी, हमारे कानपुर, हमारे गाजियाबाद को भी मिल रही है। ये जो सबका साथ सबके विकास की बात की जाती है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसके माध्यम से आप सरकार की नीति और योजना को और नियत आप जान सकते हैं। हम अब सड़क की बात कर चुके हैं, हम बिजली की बात कर चुके हैं, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था में आप देख रहे हैं, आपने पूर्व की सरकारों से कोई तुलना करने की आवश्यकता है। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने कार्यों के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने का काम किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान, जो पहले उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश में माफिया के नाम से जानी जाती थी, डकैतों के नाम से जानी जाती थी, गुंडा राज और वसूली के नाम से जानी जाती थी, बड़े उद्यमी आपके प्रदेश में आने को नहीं तैयार रहते थे। आज योगी जी ने एक ऐसा परसेप्शन आपके प्रदेश का बदला है कि आज हमारे देश में दूसरे नंबर की सबसे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा हाईवे वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है।
सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हमारे उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा निजी और मेडिकल कॉलेज अगर कहीं पर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना ला करके हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला एक प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश को बना दिया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी योजना, मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला एक प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश को बना दिया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनमानस के लिए हैं। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, किसान दुर्घटना बीमा। आपको याद होगा पहले किसान दुर्घटना बीमा का लाभ केवल उनको मिलता था जिनके पास खतौनी होती थी, जिनका जो भूमिधरी नंबरों पे जिनका नाम दर्ज होता था। आज योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए उन किसानों को भी जो भूमिहीन है, जो किसी अन्य की खेती लेकर के बटाई पे खेती कर रहे हैं और अगर उनकी अकाल मृत्यु हो रही है, उनको भी 5 लाख रुपए की किसान दुर्घटना निधि के माध्यम से उनकी मदद करने का काम ये सरकार कर रही है। आज हम लोग बैठते हैं, बहुत से कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं, बहुत से असाध्य रोग से पीड़ित मरीज आ जाते हैं, वो अपना एस्टिमेट लेकर के आते हैं। हम लोग केवल एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं, करोड़ों रुपए साल में हम अपने माध्यम से उन गरीबों को खाते में दिलवाने का काम करते हैं जिससे उनका इलाज हो सके। आज हेल्थ की स्थिति सुधरी है, आज उर्सला की स्थिति सुधरी है, PSC CHC की स्थिति सुधरी है। आज बेसिक शिक्षा में आप देख सकते हैं वो जो बच्चे नंगे पैर पहले स्कूल आते थे, उनके पास ड्रेसें नहीं होती थी, आज योगी जी ने सरकार 2017 बनने के बाद कैबिनेट में पहला फैसला एक तरफ किसानों का ऋण माफ करने का किया था, वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों के बारे में सोचने का काम किया था जो नंगे पैर ठंड के मौसम में विद्यालय को जाते थे। इनके पास एक ऐसी ड्रेस आपको याद होगी कि सफेद शर्ट होती थी और खाकी पैंट होती थी। वो एक होम गार्ड से ऊपर ना सोच पाने की जो एक कहीं ना कहीं उनकी जो सोच को ऊपर स्तर पर बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया कि उन पब्लिक स्कूलों की भी ड्रेस पब्लिक स्कूलों की तुलना में कलरफुल ड्रेस करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। बेसिक शिक्षा में भी काम किया है, माध्यमिक शिक्षा में भी काम किया है। मैंने अपने विधानसभा स्तर पर जो प्रमुख काम हुए हैं, हमारा तीर्थ स्थल हमारा बिठूर है, ब्रह्मावत कॉरिडोर की जहां तक मैंने मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके भी DPR को मंगाने का काम कर लिया है। हमारे क्षेत्र में और भी बहुत से धार्मिक स्थान हैं। हमारे कठारा में बाके बिहारी जी का स्थान आप जाकर के देख सकते हैं, सुंदरीकरण हो चुका है। आप कुर्नी में जाकर के बजरंगबली बाबा का दरबार है, आप जाकर के देख सकते हैं, सुंदरीकरण हो चुका है। आप जाकर के वाल्मीकि आश्रम में देख सकते हैं कि काम निरंतर चल रहा है। हमारे बिठूर में अनेकों ऐसे घाट हैं जो नमामि गंगे परियोजना के तहत जिनको सुंदर बनाने का काम इस सरकार ने किया है। और भी अन्य योजनाएं हैं जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेने का काम करेंगी। जैसे अयोध्या का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे काशी का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे वृंदावन का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे चित्रकूट का सुंदरीकरण हुआ है, जैसे प्रयागराज का सुंदरीकरण हुआ है, आने वाले समय में हमारा बिठूर भी सभी मुख्य मार्गों से जुड़ करके हमारे बिठूर का भी सुंदरीकरण होगा। बिठूर के आम जनमानस को इस डबल इंजन की सरकार की हर योजना, हर नीति का लाभ दिलाना मेरी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी पर मैं निरंतर जमीन पे काम करके उनको लाभ दिलाने का काम कर रहा हूँ। आम जनमानस में एक जो उत्साह है वो हर चुनाव में आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे क्षेत्र में हर वर्ग जो सबका साथ सबके विकास का जो संकल्प है, हमारे अकेले नगर पंचायत बिठूर में जो नगर पंचायत बिठूर में 1500 प्रधानमंत्री आवास, इस 10,000 की आबादी में 1500 प्रधानमंत्री आवास, और आप जाकर के देख सकते हैं मतलब गरीब वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अकड़ा पिछड़ा दलित कोई भी वर्ग का हो, उसको वो आवास देकर के बिठूर क्षेत्र में भी एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में क्षेत्र देखा जा रहा है। इसी के साथ में आप लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। और कोई विषय आप लोगों को कहना हो, पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। ये बिठूर में बाहर में जो CHC है वो कई वर्षों से उसका काम चल रहा है लेकिन अभी तक चालू नहीं है, क्या नहीं सर, संचालित हो गई है। उसमें अभी कुछ डॉक्टर्स की कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है। मेरी बात हुई है, कुछ स्टाफ अभी हमारे जिले को और मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स की कमी है, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, सर्जन नहीं है, उनको हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे उपलब्ध करा पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी अधिग्रहण के विषय हैं, स्पेशल अभी जो 2 दिन पहले समीक्षा बैठक की है, उसके लिए जिलाधिकारी को और कमिश्नर को कह दिया है अधिग्रहण के जो भी विषय हैं इनको जल्द समाप्त करके
जो विकासपरक योजना है उनको अमली जामा पहनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सजग है। अपनी विधानसभा सदर पूरे प्रदेश में जहां जहां अधिग्रहण के विषय है, क्योंकि जब जब अधिग्रहण को लेकर के कोई लिटिगेशन होता है तो उससे विकास का जो वेग है वो कम होता है। तो इसको लेकर जहां जहां अधिग्रहण के विषय है, क्योंकि जब जब अधिग्रहण को लेकर के कोई लिटिगेशन होता है तो उससे विकास का जो वेग है वो कम होता है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी बहुत सजग है। बहुत जल्द इस समस्या को हम लोग दूर करा पाएंगे। जी, आपसे वो प्रश्न करना नाजुक इसलिए हो जाता है कि आप बिल्कुल सही चुनने की नहीं, चुनाव आता है तो आपकी जिम्मेदारी बाहर डालनी है। गंगा माँ मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है, इन शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश में आगाज हुआ 14। आज भी पहले राज्य सरकार में बनी गई, फिर केंद्र सरकार में बनी गई। 51 माइक्रोन हमने सुना शब्द, लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि हम गंदगी नदी का लाभ पहुंचा यही नहीं कर सकता। आपके संज्ञान में मामला होना चाहिए। दादर नगर में क्यों नहीं फैक्ट्री के कमर्शियल मिलकर बंद कर दिए जाते हैं जहाँ पे कंपनियां हो गई। हम नहीं चाहते केले वाले सब्जी वाले का 2 पैसे का नुकसान। देखिए, जो आप विषय बता रहे हैं निश्चित रूप से ये एक ज्वलंत विषय है और इसको लेकर के सरकार सजग है, अनेकों बार कार्रवाई भी कर रही है। कुछ जो माइक्रोन्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो एक टेक्निकल विषय है। इसको लेकर के सरकार निश्चित रूप से समय समय पर अभियान चला रही है। और जो आपने बताया है, जो दादर नगर में इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, अगर आपके संज्ञान में हो जो इस तरह की फैक्ट्रियां हो, मुझको आप जानकारी दीजिए, मैं निश्चित रूप पर उन पर कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। सर एक मिनट, अभी तो कर लोगे 8 साल 3 साल हो रहे हैं, आपको भी आरोप लगाता है कि युवाओं को नौकरी नहीं और कानपुर में जो उद्योग है ये बाहर जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा विषय आपने कहा, अभी वो विषय छूट गया। कानपुर में और खास तौर पे हमारा जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, घाटमपुर बेल्ट, हमारा भीतर गांव क्षेत्र, हमारी विधानसभा का वो वाला क्षेत्र जिसको भीतर गांव ब्लॉक कहा जाता है, डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड हमारे विधानसभा क्षेत्र में अधिग्रहित हुआ। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि 50-60% डिफेंस कॉरिडोर हम लोगों को बनता हुआ दिख रहा है, बन चुका है। 40% अभी काम और होना बाकी, इसके बाद हम कह सकते हैं डिफेंस कॉरिडोर पूरी तरीके से संचालित होने लगेगा। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीति और नियम, भाई आज भी हम लोग अगर कहेंगे तो मैं आपके माध्यम से अपने कानपुर के उद्यमियों को की जीवटता को सराहूंगा, जो पूर्व की सरकारों में बिजली के अभाव में, पूर्व की सरकारों में सुरक्षा के अभाव में, पूर्व की सरकारों में किसी विशेष योजना के अभाव में उन्होंने कानपुर के उद्यम नगरी, उद्योग नगरी की इस पहचान को बनाया। आज जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी बिजली की समस्या दूर हुई, उनके लिए अनेकों सब्सिडी जैसी योजनाएं लाई गई जिसका वो लाभ लोन के माध्यम से उठा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण मिला कि आज हमारे कानपुर के उद्यमी की एक ये शिकायत नहीं हो सकती है कि कहीं किसी तरह का हस्तक्षेप उनके व्यापार में कोई विभाग कर पा रहा है या कोई राजनीतिक या कोई ताकतवर व्यक्ति कर पा रहा है। एक वातावरण बनाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। सबसे बड़ा उदाहरण है, जब 2017 में हम विधायक बने, जब पहला बजट आया तो इस प्रदेश का बजट 3,84,000 करोड़ था 2017 में, और 2025 आते आते क्या वजह रही कि आज उत्तर प्रदेश का बजट 8,08,000 करोड़ हो गया। कहीं ना कहीं तो वातावरण बना है ना। आज जिस वजह से टैक्स आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास राजस्व एकत्रित हो रहा है, और जो सन 47 के बाद से 2017 तक 3,08,000 आप पहुंच पाए, 3,84,000 करोड़। और क्या कारण है 2017 से 2025 आते आते आप 3,84,000 से आप 8,08,000 पहुंच गए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना, जो टारगेट, जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है, आप निश्चित रूप से मानिएगा आने वाले समय में सबसे बड़ी इकोनॉमी आपका उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला क्षेत्र हमारा कानपुर जनपद होगा, और कानपुर में भी सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र हमारी बिठूर विधानसभा होगी। ये बात मैं आपको कहते हुए, और भी कोई विषय होगा तो आप इससे, और कानपुर में भी सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र हमारी बिठूर विधानसभा होगी। ये बात मैं आपको कहते हुए,
और भी कोई विषय होगा तो आप मुझसे उत्तर करें। लैंड की जो आवारा पशुवादी किसान देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम भी ये इस विषय को लेकर के कई बार हम असंतुष्ट हुए, हमने भी अपने नेतृत्व से बात की, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग किसी भी कीमत पे गाय को कटने नहीं दे सकते। हम लोग वो माहौल, वो वातावरण नहीं बनने देना चाहते कि थानों में जो गौ तस्कर हो, पहले का दौर आप याद करिए, थाने सेट होते थे, थाने में इंस्पेक्टर को गाय के वाहनों को पास करने का पैसा मिलता था, जिस विधानसभा, जिस विधायक के क्षेत्र से गौ तस्करी होती थी उसको पैसा मिलता था। मैं आरोप लगाते हुए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, ये ऊपर तक सबकी इस तंत्र में सब शामिल थे। आज देखिए, एक पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। मैं मानता हूँ कमियां, जब कोई योजना चलती है तो थोड़ी बहुत कमियां होती है, लेकिन आप गौशालाओं में जाकर के देखिए, पहले की तुलना में पहले 30 रुपए प्रति जानवर दिया जाता था, आज माननीय मुख्यमंत्री ने 50 रुपए प्रति जानवर करके कहीं ना कहीं इस योजना को गति देने का काम किया है। और आने वाले समय में बहुत ऐसी गौशालाएं अपने कानपुर में भी है, जहां जा करके आप देख सकते हैं। अव्यवस्था की भी शिकायतें आती है, लेकिन कहीं कहीं हमको उनको भी पुरस्कृत करना चाहिए जो लोग व्यवस्थित तरीके से इस योजनाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप भी मुझे लगता है अपने आप में कोई हो गया अपनी विधानसभा में जो भी आए ऊपर के तहत जितनी भी गौशाला है, 1 है, 2 है, 4 है, वो भी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बहुत से हमारी जो गौशाला है उसमें हमारे बहुत से ऐसे निजी समाज सेवी लोग हैं जो मदद भी करते हैं। कोई भूसा देने का काम करता है, कोई अन्य संसाधन देने का काम करता है। हमारी कठारा की एक गौशाला है, आप कभी आपको जाने का मौका मिले, देखिए कितनी सुंदर गौशाला चल रही है। हमारे बिठूर वाली भी गौशाला है। अब जो प्रयास है मेरा, अभी उसमें हम सफल हो जाएंगे बहुत जल्द, कि मैं हर न्याय पंचायत में एक गौशाला हमारी बन जाए, जिसको लेकर के मैं लगभग 60% में सफल भी हो चुका हूँ। 60% मेरी विधानसभा की हर न्याय पंचायत में हम गौशाला बनवा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का, हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति अलग अलग होती है। आज आपकी इच्छा शक्ति अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है। कुछ हमारे प्रधान इतने अच्छे हैं कि बेचारे वो गौ सेवा को बिल्कुल अपना धर्म मान के काम कर रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे भी जिम्मेदार लोग हैं जिनको वो लायबिलिटी नजर आ रही है, उनको लग रहा है कौन गोबर उठाए, कौन काम करे। तो वो जो एक कहीं ना कहीं मना स्थिति, इच्छा शक्ति और प्रेम, क्योंकि सनातन धर्म में गौ को भगवान और माँ का दर्जा दिया गया है, तो इस भाव के साथ जब हम लोग काम करेंगे, कहीं ना कहीं देखिए समाज की भी इस, मानते हैं 90% प्रशासन और सरकार की गलती हो सकती है, लेकिन 10% उनकी भी गलती है, जो गाय को जब तक दूध गाय दे रही है तभी तक उनके लिए माँ है, और जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है, वो माँ को सड़क पे छोड़ने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको, हाँ नहीं, वही वो जो नहीं, वो जो कह रहे हो आप, वही हो रहा है कि इसीलिए जो अब जो गाय पकड़ी जा रही हैं और जो लोग भी इसमें आ रहे हैं, तो उनको बिना फाइन लगाए, बिना दंड दिए उनको नहीं छोड़ा जा रहा। ये ऐसी व्यवस्था भी है। बिल्कुल मैं सख्त विरोधी हूँ। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सरकार को, हमको, सबको, निजी अस्पताल तो बहुत, लेकिन जो सबसे बड़े हों और जिनको कहीं ना कहीं आदर्श के रूप में सब लोग देखते हैं, पहले ऐसे प्रतिष्ठानों पर जांच करने के साथ में, अगर वो अच्छा काम कर रहे हो तो उनको पुरस्कृत किया जाए, और अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको दंडित भी किया जाए। आपने बीजेपी हॉस्पिटल के बारे में देखिए, आरटीआई के माध्यम से मैंने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, उसके उत्तर भी आ रहे हैं। रेजेंसी हॉस्पिटल है और भी जो निजी प्रतिष्ठान है, मैं सख्त इनके जहां पर भी समाज के साथ, जनता के साथ ये अन्याय करेंगे, क्योंकि ये देखिए, ये ऐसे प्रतिष्ठान है, यहाँ रोज अच्छे काम भी होंगे और रोज ऐसी घटनाएं भी होंगी जिसकी सूचना हम लोगों तक आएगी। और जहां जहां पर ये अन्याय और अत्याचार या गलत कामों में लिप्त होंगे, अरजीत सिंह टांडा ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ खड़े थे और हमेशा खड़े रहे।